हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत प्यारा सा पाठ, बहुत प्यारा लेसन पढ़ाएंगे, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए। चलते हैं आगे। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। यहाँ से लेकर के आपका आएगा प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। आत्मा का एक अंग हो जाता है, हम यहाँ तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों संदर्भ हेडिंग डालो, लिखिए प्रस्तुत गद्यावतरण आचरण की सभ्यता नामक निबंध से उद्धृत है। इस निबंध की रचना साहित्य में सहृदयता और मानव प्रेम का संदेश देने वाले लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने की है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, कक्षा 11 हिंदी में संकलित किया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बच्चों जहाँ जहाँ रेखा है तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ज़्यादा नहीं इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंट शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है ना। आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है और न ही इसका कोई शब्दकोश उपलब्ध है, और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। वस्तुतः इसके सभी पृष्ठ पूरी तरह कोरे हैं, उसकी ध्वनि मूक है ना। सभ्यता का आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है, तथा आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर ही विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मूक भावना निहित रहती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है। बोली स्पष्ट न होने पर भी उस बच्चे की सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से आचरण की सभ्यता में भाषा मौन रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सभ्याचरण की व्याख्या के मौन आख्यान क्या है। सभ्य आचरण के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभ्याचरण की मुख्य विशेषता क्या है। सभ्यता का आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है। आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मूक भावना पाई जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन रहता है। इसकी यही विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी है। आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है और न इसका कोई शब्दकोश उपलब्ध है, इसलिए आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है आपका कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, यहाँ से लेकर के व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है, यहाँ तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो वही है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहली टॉपिक में जो लिखा संदर्भ वही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ रेखा है, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। हम इस टॉपिक की व्याख्या करेंगे। बच्चों हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी भाषा बहुत शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। इसका कारण यह है कि संसार की अन्य भाषाएं तो मनुष्य द्वारा निर्मित है,
जबकि आचरण की भाषा प्राकृतिक है। यदि थोड़ा सा भी विचार करके देखें तो पाएंगे कि आचरण की मौन भाषा का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे हृदय पर पड़ता है। इसका रूप भले ही प्रकट न हो, किंतु संबंधित व्यक्ति पर इसका चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, मौन रूपी व्याख्यान का क्या महत्व है? तो बच्चों उत्तर, आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी भाषा बहुत शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौन रूपी व्याख्यान का महत्व बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? तो बच्चों, आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। संसार की अन्य भाषाएं तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जबकि आचरण की भाषा प्राकृतिक है, नेचुरल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का निहित भाव क्या है? यहाँ मानवीय प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। हृदय से किया गया सद्व्यवहार, हृदय से किया गया सद्व्यवहार निश्चय ही दिव्य और ईश्वरीय होता है। यही लेखक यहाँ कहना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यहाँ से लेकर के प्रत्यक्ष होता है। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ वही लिख देना। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ कहाँ रेखा है? प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट हो जाता है। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र और हम अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्दों की सीमा से परे है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट किया जा सकता है और न किसी धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की भाषा कैसी होती है? तो प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट हो जाता है। हमारे ललाट की रेखाएं, हमारे नेत्र और हमारे कपोल यानी गाल, है ना, और अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्द की सीमा से परे है और उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसको भी इसी में हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव का सदाचार किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो मानव का सदाचार न तो लंबे लंबे व्याख्यानों में प्रकट किया जा सकता है और न किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा धार्मिक क्रिया के माध्यम से ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो प्रेम वस्तुतः हृदय की वस्तु है, इसलिए उस पर शब्द के स्थान पर व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक देखिए, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर यहाँ से लेकर के अवश्य दिखाई देता है। संदर्भ बच्चों वही लिखना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ कहाँ रेखा है? आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। सरदार पूर्ण सिंह ने इस सूक्त के द्वारा आचरण संबंधी कतिपय विशिष्ट गुणों का उल्लेख करने के लिए आचरण की तुलना हिमालय से की है। हिमालय का निर्माण धीरे धीरे बहुत समय में हुआ, अतः उसका स्थायित्व और अधिक विश्वसनीय है। हिमालय सर्वोच्च है और मंदिर के समान पवित्र भी। बर्फ की चोटियों से ढका हिमालय अत्यंत सुंदर है। आचरण भी बहुत समय तक दीर्घ काल में निर्मित होने वाले मानव व्यक्तित्व के महान एवं पवित्र ऊंचे कलश वाले मंदिर की भांति है। अतः वह हिमालय के समान ही
स्थायी और विश्वसनीय है। क्या? आचरण। आचरण का हिमालय, इसलिए आचरण के को जो है हिमालय पर्वत की तरह बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ आचरण बनने में कितना समय लग सकता है? तो बच्चों, श्रेष्ठ आचरण बनने में बहुत समय लग सकता है। इसमें समय की सीमा अवधि नहीं है, ये बहुत समय बाद लोग श्रेष्ठ आचरण प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रस्तुत अवतरण में मदारी के क्रियाकलाप का वर्णन किस प्रसंग में हुआ है? तो श्रेष्ठ आचरण के प्रसंग में मदारी का प्रयोग हुआ है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण किसी मदारी या जादूगर द्वारा दर्शकों को धोखा देकर क्षण भर में उगाए हुए आम की वृक्ष की भांति नहीं होता है। आम की वृक्ष की भांति नहीं होता, इसके निर्माण में शताब्दियों का समय लगता है। इसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से ही होता है। निरंतर प्रयास करते हुए प्रकृति ने धरती का निर्माण किया। सूर्य भी अपनी आभा और तीव्र प्रकाश के साथ चमकने लगा। नक्षत्रों के समूह ने आकाश मंडल में अपनी गति से दौड़ना आरंभ कर दिया, किंतु प्रकृति की उत्पत्ति के इतने विस्तृत कालखंड के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक जैसे सदाचरण के दुर्लभ दर्शन दुर्लभ है। अगला है कि आचरण महिमामय और दिव्य कैसे होता है? तो जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साफा बांधकर, दुपट्टा बांधकर, साफा बांधकर अपने महिमामय स्वरूप की घोषणा करता है, और जिस प्रकार अपनी ऊंची चोटी पर पवित्र कलश धारण करने वाला मंदिर अपनी दिव्यता का उद्घोष करता है, उसी प्रकार आचरण भी महिमामय और दिव्य होता है। बच्चों, अगला टॉपिक है, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है, यहाँ से लेकर के आप होगा अब उदय को प्राप्त हुए हैं, यहाँ तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन वही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपका आचरण की सभ्यता, लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। इसके बाद आता रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ रेखा। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक के अनुसार मानव के विशाल जीवन में सभी प्रकार के अच्छे और बुरे कारक उसके आचरण का निर्माण करने में सहायक होते हैं। सभी प्रकार के ऊंच नीच व भले बुरे की भावना पर आधारित विचार, अमीरी व गरीबी की स्थिति तथा उन्नति व अवनति आदि का व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुरे विचार प्रत्येक स्थिति में अहितकर ही सिद्ध नहीं हुआ करते, अर्थात अपवित्रता भी आचरण के विकास की संभावना विद्यमान रहती है ना। जो पाप जानबूझकर नहीं किया गया हो, उस पाप को करने वाला यदि प्रायश्चित करके महान बन सकता है, तो इस दृष्टि से अपवित्रता का भी उतना ही महत्व है जितना कि पवित्रता का। अर्थात पवित्रता एवं अपवित्रता दोनों का महत्व सापेक्ष है। इस टॉपिक में हम थोड़ा ज़्यादा लिख दिया तो आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय क्या है? लेखक ने व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में अच्छाई एवं बुराई दोनों का ही सापेक्ष महत्व बताया है। आचरण की संरचना में क्या क्या सहायक सिद्ध होते हैं? लेखक के अनुसार मानव के विशाल जीवन में सभी प्रकार के अच्छे और बुरे कारक उसके आचरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की आत्मा उसे किन कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है? तो व्यक्ति की आत्मा भी सामान्यतः उसे उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग के प्रतिबिंब होते हैं। जिन व्यक्तियों को हम पवित्रात्मा कहते हैं, वे न मालूम कितनी अपवित्रताओं को त्याग कर ही पवित्र बन सके हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। यहाँ से लेकर के आप ही चलानी भी पड़ेगी, यहाँ तक हम देखेंगे। तो
पाठ का नाम और लेखक का नाम तो वही लिखोगे। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ कहाँ रेखा? आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में विद्यमान है, उन सबकी या सबका, क्या एक पुरुष और क्या एक जात के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक की मान्यता है, सरदार पूर्ण सिंह की मान्यता है कि आचरण का विकास करना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए कोई भी धर्म अथवा संप्रदाय कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता जो आचरण से रहित हो। मानव जीवन की उन्नति के लिए सदाचरण का विकास परम आवश्यक है। इसीलिए आचरण का विकास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महान उद्देश्य होना चाहिए। आचरणहीन व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अतएव उन्नत जीवन के लिए आचरण का विकास करना ही होगा। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा, लेखक की मान्यता है कि आचरण का विकास करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आचरण के विकास के लिए हमें उन सभी कर्मों को धर्म के अंतर्गत स्वीकार करना होगा जो आचरण का विकास करते हैं। तात्पर्य यह है कि आचरण के विकास की जो प्रणाली है उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करके ही हम जीवन पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक का निहित भाव क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने आचरण के विकास हेतु आवश्यक साधनों पर प्रकाश डाला है। संपूर्ण मानव जात के आचरण को विकसित करने के लिए शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यही लेखक कहना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। यहाँ से लेकर के आपका आएगा, देखने का यत्न करें। तो पहला क्वेश्चन वही है, संदर्भ, तो संदर्भ वही लिख देना। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ कहाँ रेखा हम देखेंगे। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है और न नीचा, न कोई वहाँ धनवान है और न कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण में आचरण के सच्चे स्वरूप एवं आचरण की सभ्यता की दिव्यता को व्यक्त करने का प्रयास किया है यहाँ लेखक ने। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि आचरण की सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, अत्यंत व्यापक है। जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है वहाँ का वातावरण ही निराला होता है। वहाँ पर भौतिक जगत जैसा वातावरण नहीं होता। भौतिक जगत में तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते रहते हैं, किंतु आचरण की सभ्यता के क्षेत्र में इस प्रकार के संघर्ष नहीं होते। तात्पर्य यह है कि आचरण की सभ्यता का क्षेत्र असीम है, सीमा से परे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता का देश कैसा होता है? आचरण की सभ्यता का देश निराला होता है। प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को क्या बताया गया है? प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को एक मृत्यु के समान बताया गया है। अगर हम अपने जीवन में विकास करना चाहते हैं तो हमें आलस्य से दूर रहना पड़ेगा, तभी हम आचरण के दर्शन कर सकते हैं। अगला है, गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश का आशय ये है कि हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। आचरण की सभ्यता का विकास मानसिक सभ्यता के विकसित होने पर ही संभव हो पाता है। मानसिक सभ्यता का तात्पर्य है वैचारिक रूप से आदर्श विचारों को अपने मन में स्थान देना और प्रेम, करुणा व सहयोग आदि की भावनाओं का विकास करना। मानसिक सभ्यता का उदय होने पर धीरे धीरे मन की द्वंद्वात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण का विकास हो जाता है। इस तरह से बच्चों मैंने इस लेसन को समझाने की कोशिश किया।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।